बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे, शाद रखे, आबाद रखे और आपका दिन गुज़रे अच्छा जी। तो कराची वालों, कल जो है वो हम बड़े मुंतज़िर रहे बारिश के, और ऐसा ही था कि मैं भी जब ऑफ़िस से घर जा रही थी सो तकरीबन धूप थी और काफ़ी गर्मी थी। कल बहुत हब्स था, बहुत जो है वो सफोकेशन थी। लेकिन एक ऐसा भी लम्हा आया कि शदीद धूप है और बारिश हो रही है। सो वो एक बड़ी मुनफरिद सी चीज़ थी मेरे लिए तो कराची में रहते हुए, और बस वो कुछ ही लम्हों की थी। और उससे हुआ ये कि लाइट चली गई, नेटवर्क्स नहीं आ रहे थे। तो ये उन दो बूंदों ने कल इस तरह का कुछ मंज़र पेश किया। प्रेडिक्शंस की जा रही थी क्योंकि ये सितंबर का महीना है और सितंबर जो है वो सितम ढाता है, ये सितमगर रहता है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लास्ट अगस्त में भी एक्सपेक्टेड थी, बारिशें नहीं हो सकी बारिशें। ये सितंबर क्या सितम ढाएगा और मौसम कैसा रहेगा, ये सारी अपडेट्स लेंगे हम वेदर एनालिस्ट जवाद मेमन से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप जवाद? गुड मॉर्निंग, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या इस बार भी सितंबर सितमगर रहेगा या कुछ सितम कम हो जाएंगे इस बार सितंबर के? नहीं, कराची वालों के लिए इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो पिछले 1-1.5 माह से जो बिल्कुल ही बारिशें हमारे यहाँ ऑफ हो गई थी, मॉनसून सिस्टम जो सीजन जो है वो काफ़ी स्लो डाउन हो गया था। उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह सितंबर का जो महीना है वो काफ़ी सारी खुशखबरियों के साथ आएगा। अच्छा, इस साल तो अभी तक कराची वालों ने तो बारिश देखी ही नहीं, और लास्ट ईयर था वो तो कुछ ऐसा था कि वो डिज़ास्टर ही हो गया था, जानी माली नुकसान बहुत ज़्यादा देखने को मिला। तो अभी ये जो आप सितंबर के हवाले से बता रहे हैं, ये जो एक स्पेल आ रहा है मूनसून का, ये कब एक्सपेक्टेड है और क्या बहुत ज़्यादा हैवी रेन्स होंगी इस बार लास्ट टाइम की तरह? देखिए, लास्ट टाइम की तरह होंगी या नहीं होंगी ये फिलहाल कहना मुश्किल है। अगर करंट स्पेल की बात करें तो इसमें जो है वो लास्ट टाइम जैसा फिलहाल तो कोई स्पेल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सितंबर में आगे तकरीबन 15 से 20 सितंबर तक जो है वो बैक टू बैक मानसून के सिस्टम आने हैं, स्पेशली सिंध की तरफ, साउदर्न पाकिस्तान की तरफ। तो उसमें कहा जा सकता है कि लास्ट टाइम जैसी कुछ मिली जुली सिचुएशन कह सकते हैं कि हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आने वाला सिस्टम कितनी इंटेंसिटी के साथ आता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 15 सितंबर तक एक्सपेक्टेड है, मतलब ये अभी ये सिस्टम शुरू हो चुका है, कभी भी बारिश एक्सपेक्टेड है? जी बिल्कुल, ये करंट स्पेल तो जो है वो कल से शुरू हो चुका है। पहली तारीख से लेके ये 5 सितंबर तक जो है वो ऑलमोस्ट कंटिन्यू करेगा, जिसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसकी इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा रहेगी। तो इस दौरान कराची में ओवरऑल अगर देखा जाए तो लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटीज ही रहेंगी। जिस तरह कल हमने देखा कि स्कैटर्ड डेवलपमेंट्स थी, किसी इलाके में हल्की बारिश रही, तो कुछ आइसोलेटेड एरियाज में जो है वो थोड़ा सा हैवी स्पेल भी हुआ। 5 से 10 मिनट के लिए हुआ, लेकिन थोड़ा सा हैवी हो रहा। तो आज भी कुछ इसी तरीके से सिचुएशन है कि शदीद गर्मी रहेगी, शदीद हब्स रहेगा। पारा तकरीबन 38 से 40, कुछ इलाकों में 41 डिग्री तक भी टच कर सकता है। ह्यूमिडिटी ज्यादा है, इस वजह से फीज लाइक टेम्परेचर जो है वो 44 से 45-46 डिग्री तक भी कुछ एरियाज में जा सकता है। जबकि लेट आफ्टरनून से लेके आज रात तक का टाइम फ्रेम ये 9-10 बजे तक के, इस दौरान जो है वो दोबारा बादल बनेंगे और यही स्कैटर्ड रेन जो है वो हम तो कराची वाले मूड बनाए बैठे थे कि आप लोगों ने कहा है कि जी 1, 2, 3 सितंबर बारिश है, और अब यहाँ पर खबर ये आ रही है कि 40 से 41 डिग्री तक टेम्परेचर रहेगा और फील लाइक 45 तक वो जा सकता है। तो ओह, गैर ज़रूरी बिल्कुल घर से आपने बाहर नहीं निकलना है। जवाद, एक चीज़ मुझे और बता दीजिए, ये तो हमने बात की सिंध में जो मूनसून का सिस्टम रहेगा, कराची में जो मौसम का हाल रहेगा, ओवरऑल अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, मुख्तलिफ हिस्सों में पाकिस्तान के आप कैसा वेदर देख रहे हैं और गर्मी की क्या सिचुएशन रहेगी? देखिए, वहाँ जो है नॉर्मल सिचुएशन फिलहाल रहेगी। गर्मी भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, जो सीजनल टेम्परेचर्स होते हैं तकरीबन एरियाज में उसी तरीके से होंगे। बारिशों के हवाले से अगर बात की जाए तो स्कैटर्ड डेवलपमेंट्स ही होंगी, क्योंकि इस वक्त मानसून का जो एक्सेस है वो साउदर्न पाकिस्तान की तरफ है, यानी सिंध की तरफ है, पाकिस्तान की साहिली पट्टी की तरफ है।
तो अब जितने भी आगे आने वाले जो कुछ सिस्टम नजर आ रहे हैं 2 से 3, यानी जिस तरह मैंने आपको बताया कि मिड सितंबर तक ये कंटिन्यू करेंगे, वो ज्यादातर जो है वो सिंध की तरफ ही मूव करेंगे। इस वजह से पंजाब, केपी के और ये जो सारे रीजन हैं, यहाँ पे मॉनसून की एक्टिविटीज कुछ टाइम के लिए जो है थोड़ी सी सप्रेस हो सही। लेकिन आप टेम्परेचर हाई देख रहे हैं, गर्मी आप कह रहे हैं कि काफ़ी रहेगी इस सितंबर में, ये सितम ढाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद मेमन हमारे साथ वेदर एनालिस्ट मौजूद थे। और जी कराची वालों के लिए तो ख़बर यही है कि जी बारिश भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन इसके साथ साथ हब्स और ये जो गर्मी जो कल भी पूरा दिन बहुत ज़्यादा रही वही एक्सपेक्टेड है। एंड पानी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है, इसके साथ साथ जो है वो हल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल करिए, हल्के रंग के कपड़े पहने, घर से बाहर निकले। ये है कि गर्मी होती है तो हम वैसे ही बिल्कुल ये भूल जाते हैं कि हमने मास्क का इस्तेमाल करना है। दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। मास्क हमें लाजमी पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है। एंड ब्रेक ले लेते हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आज के प्रोग्राम में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं ये हम आपसे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं ना भाई, गुड मॉर्निंग। और जनाब अभी ब्रेक से पहले जब हम बात कर रहे थे मौसम के हवाले से, तो मैंने कहा एक बार फिर से आप लोगों को जो है ये ख़बर दे दूँ कि जी कराची या सिंध में जो मानसून के हवाले से कहा गया है कि 15 सितंबर तक एक्सपेक्टेड है कि बारिश हो सकती है, लेकिन सितंबर सितम ढाने वाला है, गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी। और आज भी 40-41 टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है, जो फील लाइक 45 तक जा सकता है। तो मुझे तो अभी सुन के ही गर्मी लगना शुरू हो गई है। सो हालांकि हम एसी में बैठे होते हैं। सो आपने और मैंने क्या करना है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है। और आज लंच में कुछ भी लाइट सा, ज़्यादा हेवी फूड अवॉइड करें, उससे भी तबीयत जो है वो बोझल हो जाती है, ख़राब होने लगती है। अक्सर ज़्यादा गर्मी से भी लोगों को बुखार हो जाता है, फ्लू हो जाता है, तो आपने थोड़ी सी एहतियात बरतनी है। इसके साथ साथ जो है वो मास्क भी पहनना इम्पॉर्टेंट है। सो जनाब, प्रोग्राम के सेगमेंट में हम बात करेंगे वो इशू जो मुझे और आपको भी रहता है। वेदर के साथ साथ आपकी स्किन जो है उसकी रिक्वायरमेंट चेंज होती है, इसी तरह बालों का जो टेक्सचर है ना वो भी चेंज हो रहा होता है। आजकल मैं भी कुछ दिनों से फील कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं। कभी कभी बाल ऐसे होते हैं कि पूरी लाइफ बालों में ही आ जाती है, और कभी कभी बाल आपके इतने ड्राई हो जाते हैं वेदर की वजह से। इस वक्त मौसम बेहतर हो गया था, अभी फिर गर्मी की वजह से आपकी स्किन, बाल जो हैं वो बहुत अजीब से हो गए हैं। और हम लोग तो डेली बालों को कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, इसलिए ज़्यादा बालों की हिफाजत की ज़रूरत होती है। तो अगर आप भी मेरी तरह बालों के इशू में हैं तो आज इसका हल हमें मिलने जा रहा है, बिकॉज़ हानी सलोन से हमारे साथ उम्मे हानी मौजूद है। इनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सना, खैरियत से हैं? अच्छा ये बताएं कि मौसम तो रंग बदलता है, हमारी स्किन और हमारे बाल भी जो है ना वो साथ साथ बदल रहे होते हैं। डेफिनेटली ऐसा ही है, जैसे आप अपनी स्किन का ख्याल करते हैं, स्किन के भी आपके नेचर्स को आप समझते हैं, तो मैं समझती हूँ कि हेयर के भी जो नेचर है उसको आपको समझना चाहिए, बिकॉज हेयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो आपकी पर्सनालिटी को एनहेंस करता है, और हेयर की वजह से ही आपकी पूरी पर्सनालिटी बनती है। तो मैं आपकी एज का नंबर ऊपर नीचे हो जाता है कि आप एकदम से हेयर कट कराएं, ये लोग यंग, या आपने बालों को थोड़ा सा चेंज कराए, और वही जो है अगर आपने बालों को नहीं से मैनेज किया तो आप अपनी उम्र से बड़े लग रहे होते हैं। ऐसे ही होता है। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है यहाँ पर, वो ये है कि जैसे आप हर चीज़ के लिए कंसल्ट करने चाहते हैं अपने डॉक्टर्स के पास, किसी को कुछ मसला होता है तो डेंटिस्ट के पास, स्किन स्पेशलिस्ट के पास, तो मैं ये समझती हूँ हर ख़वातीन को एटलीस्ट अपनी एक हेयर एक्सपर्ट बांध लेनी चाहिए, और उससे अपने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना वो शेयर करें। और कंसल्ट करने के बाद प्रोडक्ट्स यूज़ करें। हमारी जो पहली हेयर एक्सपर्ट होती है ना वो हमारे घर में, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह सलामत रखे, हमारे घर की जो बड़ी ख़वातीन
होती हैं, माँ हैं आपकी दादी हैं, आपकी नानी हैं, और उनके आई रिमेंबर अपनी, अगर मैं नानी की या दादी की बात करूँ, इतने लंबे बाल, इतनी घनी चुटिया एक अरसे तक, और सफ़ेद बाल, ये तो आप बात ही ना करें ना, कि ये तो मतलब बाकायदा उम्र समझा जाता था सफ़ेद बाल को। आज मेरा एक कज़न है, ये क्या एज होगी उसकी, मेरे ख्याल से 7-8 साल, उसका पूरा तकरीबन आधे से ज़्यादा बाल उसके सफ़ेद हो गए। तो अब ये जो सारी चीज़ें हुई माहौल की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, डाइट की वजह से, ना सोने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, हमने अपने बाल ख़राब कर दिए। ऐसा ही है। तो ये हमारी एक्सपर्ट्स जो घरों में होती हैं, ये तो बस कहती हैं कि बस तेल लगा लो, ऑयल मसाज कर लो, सिर्फ ये एक हल जो है वो घर में या घर में रहने वाली ख़वातीन को बताया जा रहा होता है। सो आप क्या रेकमेंड करेंगी कि ऑयलिंग कितना हेल्प करती है बालों में लाइफ लाने के लिए? देखिए, ऑयलिंग इज़ वेरी गुड चीज़, ठीक है, अच्छी बात है ऑयलिंग करना, बट हमारे यहाँ जिस तरह की ख़वातीन हैं और जिस तरह डेली बेसिस पे डाइज भी हो रहे हैं, अब तो मुझे बहुत कम ऐसा होता है कि मेरे पास कभी कोई वर्जिन हेयर आ जाए। वर्जिन हेयर नहीं आता, 80 to 90% ट्रीटेड हेयर आते हैं, तो उनके लिए ऑयलिंग ज़रूरी है, लेकिन उनके लिए जो डेली बेसिस की केयर है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्या है ये आज हम जानेंगे। सिंपल प्रोडक्ट्स, लेकिन डेली केयर, और उसके बाद फिर आपको मंथली बेसिस पर अपने बालों को कैसे ट्रीट करना है। एक कॉलर का क्वेश्चन भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपका शो देख रही थी और बहुत ज़बरदस्त शो होता है आपका। थैंक यू। और जो है इतने अच्छे तरीके से हर बात जो हर टॉपिक को लेकर आती हैं और बताती हैं। बहुत तो शुक्रिया, आज जज़ाक इसी अल्लाह। हवाले से मैं ये पूछना चाह रही थी कि मुल्तान में भी गर्मी जैसे कि बहुत होती है, तो लेकिन आजकल पता नहीं मौसम चेंज है क्या है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरे हैं और डैंड्रफ भी है। तो अच्छा। इसके लिए अगर ऑयलिंग करें तो वीक में कितनी मर्तबा करें? ओके। और क्या इसके अभी लिए आप कौन सा ऑयल यूज़ करती हैं? अभी तो मैं यही मस्टर्ड ऑयल ही इस्तेमाल कर अच्छा, रही हूँ ठीक और है, कुछ भी ओके। नहीं। वो तो उसको तो वॉश करना ही मुश्किल काम है ना, वो तो साफ ही नहीं होता अच्छा, है। एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूँगी कि इनकी कोई पहले कोई कलर वगैरह अप्लाई किया हुआ है आपकी इन्होंने? कलर ट्रीटेड हेयर है? नहीं, मतलब बिल्कुल भी मैं कुछ भी नहीं किया हुआ है। मेरे वैसे बहुत अच्छे बाल हैं, स्ट्रेट हैं, माशाल्लाह। लेकिन बस सिर्फ मसला ये हो रहा है कि बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। अच्छा, इस सीज़न में वेदर में गिरना शुरू हो गया। ओके आयशा, थैंक यू सो मच, खुश रहिए मुल्तान वालों। अच्छा, जिन्होंने कहा जी वेदर की वजह से हुआ क्या है, बाकायदा आपको फील होता है जब आपकी, एक तो होता है नॉर्मल डेली कुछ बाल गिर रहे हैं, आप ब्रश करते हैं तो वो गिरते हैं, लेकिन जब एक्स्ट्रा गिरने लगते हैं तो एक थोड़ा स्ट्रेस बढ़ता है। तो इनके साथ ऐसा ही है, ट्रीटेड हेयर नहीं है, क्या करें अब? ये ऑयल कितनी बार करें वीक में? ऑयल इनके लिए जो सबसे बेहतरीन एक नुस्खा है ना, जो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग करते भी हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि अगर बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तारा मीरा का एक ऑयल आता है, ठीक है, तारा मीरा का एक ऑयल आता है, थोड़ा सा वो स्कैल्प को इच करता है, तो उसको आप सरसों के तेल में मिक्स करके 50-50% के रेशो के साथ आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करें। फर्स्ट टाइम जब ये अप्लाई करेंगी तो थोड़ी सी इचिंग होती है, लेकिन जैसे जैसे आपका स्कैल्प रिपेयर होता जाता है तो आपसे एक तो ग्रोथ भी बढ़ती है, प्लस आपका हेयर फॉल रुक जाता है। अच्छा, मतलब आपको एचिंग महसूस होगी, आपको मतलब एक अनकम्फर्ट वाली फीलिंग आएगी। मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने सुना ऐसा ही है। सो आपने तारा मीरा का ऑयल आपने यूज़ करना है, एंड उसके साथ सरसों के तेल के साथ जो है वो आप मिक्स करके इसको लगाइए। उससे इंशाल्लाह आपको जो है वो फ़ायदा बहुत। अच्छा, ऑयल की जहाँ हम बात करते हैं ना, तो लोग अपने मुख्तलिफ़ तरह के ऑयल्स मिक्स करते हैं। जिस तरह मैं ख़ुद जो यूज़ करती हूँ उसमें 5 ऑयल मिक्स होते हैं, फिर वो जाकर एक ऑयल बनता है, और फिर मैं या मेरे घर में मेरी मम्मा या मेरी बहन वो इस्तेमाल कर रही होती हैं। एंड वो फिर एक कंफर्ट होता है कि एवरी वीकेंड वो एक अम्मा की चंपी ज़रूरी है, यू नो, कि वीक में एक बार वो एक मोमेंट भी होता है, वो एक ऐसी डिस्कशन होती है जिसमें बहुत सारी बातें हो जाती हैं, अम्मा की डांट भी पड़ जाती है, और आपके बालों में अच्छे से मसाज भी हो जाता है। तो अभी जिस तरह हम ऑयल की बात कर रहे थे, ये भी एक ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो केयर में भी आती हैं, लेकिन वो एक जोड़ती भी हैं लोगों को एहसास के तौर पर। अगर हम ऑयल की ही बात कर लें सिंपल, तो कौन सा ऐसा ऑयल है जो सब यूज़ कर सकते हैं और वो आपके बालों के लिए सरसों का ऑयल इज़ द बेस्ट ऑयल, बेस्ट बेस्ट है, हर स्कैल्प के लिए है। एक जैसे आप
ये जो आपका वाइट वाला पैराशूट वाले जो आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं, मेरे जो ख्याल से नारियल का ऑयल, कोकोनट ऑयल, नारियल का ऑयल ऐसा होता है कि अगर जिन लोगों की स्कैल्प ड्राई है उनको हम नहीं रिकमेंड करते, लेकिन सरसों का तेल एक वाहिद तेल है जो आप कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करती हूँ 1 से 2 मरतबा आपको हफ्ते में इसकी ऑयलिंग करनी चाहिए। अच्छा, एक जो तरीका होता है ना कि रातों को लगा दिया, भर दिया और सो गए, ऊपर से नेक्स्ट डे आपने वॉश कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऑयलिंग हमेशा 3 से 4 घंटे इनफ है, इनफ होती है। तो नहाने से पहले आप 3-4 घंटे पहले ऑयलिंग कर लें और फिर आप वॉश हाँ, और वैसे आप बीमार भी लगना शुरू हो जाते हैं ज़्यादा देर आपको ऑयल लगा रहे। अच्छा, ये भी ना कुछ लोगों के फैमिली का सिस्टम है, कुछ लोगों के हमेशा से जो है वो नारियल का तेल इस्तेमाल हो रहा है, सरसों का तेल बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, लोग अंडे का तेल है और कुछ डिफरेंट सीड्स आते हैं उनके ऑयल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह से है, लेकिन हम क्योंकि इकनॉमिकल भी होता है सरसों का तेल और सब इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ ख़वातीन नहीं बल्कि मर्दों को भी अगर बालों का मसला है और उनके भी ड्राई हैं तो वो भी शावर लेने से पहले थोड़ी देर पहले अपने बालों पर, जिस तरह आपने कहा कि सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा लोग फील करते हैं, ये भी ख़वातीन में भी मर्दों में बड़ा कॉमन है, और वो है डैंड्रफ का इशू। कुछ लोगों को कम होती है, कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो फिर आपके कानों पर भी और फिर आपके शोल्डर्स पर भी आने लग जाती है। इसके लिए मैं एक बात यहाँ पे करना चाहूँगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अक्सर ये देखा है कि जब बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है ना बालों में, तो लोगों को ऑयलिंग करने का बहुत क्रेज़ होता है कि हम ऑयलिंग करेंगे और वो ठीक हो जाएगा। एक मैं लॉजिकली एक यहाँ पर जवाब देना चाहूँगी, वो ये है कि देखें, हमारी ख़ुद की स्कैल्प में ना एक बैक्टीरिया आ जाता है। वो क्या करता है कि जब हमारा ऑयल स्कैल्प के ऊपर से प्रोड्यूस होता है, जो कुदरती तौर पे हमारा प्रोड्यूस हो रहा होता है, वो उस ऑयल को खाना शुरू करता है। जब वो उस ऑयल को खाना शुरू करता है तो क्या होता है आपके बालों में, कि आपके बालों में डैंड्रफ आ जाती है। आप क्या करते हो, जब और ऑयलिंग कर रहे हो तो वो आप उसको और खुराक दे रहे हो, तो वो और खाएगा और आपका स्कैल्प जो है वो मजीद डैंड्रफ में भर जाएगा। अच्छा, नॉर्मली कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका स्कैल्प ड्राई हो गया है तो आप उसको ऑयलिंग करो ताकि जो है वो डैंड्रफ खत्म हो। एंटी डैंड्रफ यूज करें ताकि वो बैक्टीरिया निकले। शैम्पूज यूज करें एंटी डैंड्रफ वाले। काफ़ी अब तो मार्केट में हर ब्रांड अवेलेबल है, और अपने जो आपका हेयर एक्सपर्ट है जिसके पास आप जाती हैं ख़वातीन स्पेशली, तो उनसे ज़रूर कंसल्ट करें। इसकी सेटिंग्स होती हैं वो लेना। लेकिन मैं ये मशवरा दूंगी कि जिनके डैंड्रफ है वो ऑयल बिल्कुल भी ना करें अनटिल एंड अनलेस उनकी डैंड्रफ ना चली जाए। अब ये हेयर एक्सपर्ट आपको ये कह रही हैं कि अगर आपको डैंड्रफ है तो आपने ऑयलिंग नहीं करनी, और ये प्रॉब्लम मर्दों में भी बहुत ज़्यादा होता है, यंग बॉयज़ में भी होता है कि उनको डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वेरी सिंपल, आप जो भी शैम्पू यूज़ करें आप उससे स्विच कर जाएं एंटी डैंड्रफ शैम्पू में। बहुत महंगे नहीं आते, जो आप नॉर्मली कमर्शियली जो आपको एक बड़ा शेल्फ मिल रहा होता है शैम्पूज़ का, वहीं पर आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ जो हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा, और अगर हम डैंड्रफ के हवाले से बात करें या बालों की, इसी तरह से रफनेस के हवाले से बात की जाती है बालों की, तो ऑयल तो एक तरफ मुख्तलिफ तरह के लोग टोटके कर रहे होते हैं। जिस तरह पहले ज़माने में आंवला, रीठा और इस तरह की चीज़ों को मिक्स करके बालों में लगाया जाता था कि बालों में चमक आए, बाल नरम हो जाएं। फिर मैंने अपनी अम्मा को दही और अंडा मिक्स करते हुए देखा, मतलब, लेकिन मतलब बहुत सारी चीज़ें आप आज की लड़की नहीं लगा के बैठ सकती। यहाँ मैं ना एक एग्जांपल देना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास केसेस आते हैं, हमारे पास केसेस इस तरीके से आते हैं कि मैं ऑयलिंग भी करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, लेकिन मेरे बाल ठीक नहीं हो रहे। इसलिए इसके लिए मैं अपने क्लाइंट्स को ये जवाब देती हूँ कि आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है। आप कहती हैं कि मैं एसिडिटी की टैबलेट सब खा रही हूँ, लेकिन मैं रात को ऑयली खाना भी खाती हूँ, मैं मिर्चें भी खाती हूँ, और आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि एसिडिटी खत्म हो जाए। तो परहेज आप कर नहीं रहे और आप कहते हैं मैं गोली खाती हूँ। तो इसी तरह क्या होता है हेयर में भी, आपको इसी तरह हेयर को भी अपने टाइम देना होता है। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ऑयलिंग करेंगे तो आपके बाल ठीक हो जाएंगे, आप उसको जो डेली बेसिस पे खुराक है वो तो सही दो। और आप कलर भी ट्रीटमेंट्स भी करवा रहे हैं, लेकिन आप बालों पर प्रॉपर उसका ख्याल नहीं रख पा रहे, लेकिन वो कैसे रखेंगे इस बारे में भी जान लेते हैं। एक ब्रेक का टाइम हो गया, सो ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान।
वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद एंड वेरी गुड मॉर्निंग। बालों के मसाइल, बाल अच्छे हों, हेल्दी हों, आपकी पर्सनालिटी मुकम्मल लगती है, आप अच्छे लगते हैं और हम चाहते हैं कि आप सब अच्छे लगें, आपका हक है। एक कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सना जी, कैसे मिजाज हैं? वालेकुम अस्सलाम। पहले तो ये बताइए, इतने दिन कहाँ थी आप? नहीं, आप इस बात को नोट करें और बहुत ही कानूनी चाराजोई करना पड़ेगा। नॉट अच्छा। बफर जोन नहीं बाबा, आई एम सीरियस वेरी मच ना, ओके। क्योंकि बफर जोन और नॉर्थ नाजाबाद में बिल्कुल आपका चैनल नहीं आता, और ये बात मैंने 3 महीने पहले भी कही थी। ओके बिल्कुल, ऐसा ये मैंने तो इस पूरा वक्त मैंने खानदानी नोट लोग कर ली है और मैं खुद इस पर प्रोग्राम के बाद बात करूंगी, ठीक है? नहीं, हमारा पूरा खानदान इसके शौक से देखता है। हम लोग बहुत उदास हो गए हैं। आप लोगों को पता तो करना चाहिए था ना, कम से कम कितने अरसे से मैं कॉल क्यों नहीं कर रही हूँ। अच्छा चलिए, नेक्स्ट टाइम आप जब कॉल नहीं करेंगी तो मैं खुद आपका पता करूंगी, ठीक है? चलिए अभी अरे थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। और मतलब डेफिनेटली जो मेरे रेगुलर कॉलर्स हैं, मुझे उनकी फ़िक्र भी होती है, मुझे वो लोग याद भी रहते हैं। आप लोगों की वजह से ही तो हमारा शो है, हम आते ही इसीलिए क्योंकि आप लोग देखते हैं। और बफर जोन का बहुत मशहूर इलाका 15A5, कहीं भी ये चैनल का हाउस नंबर मत बताइएगा, बस मुझे इलाके का पता चल गया, हम इस पे काम करते हैं। ये बताइए, बालों का कोई मसला है? आप कौन सा ऑयल यूज़ करती हैं अपने बालों के लिए? हाँ, नहीं, बाल जो है ना आजकल तो बहुत रफली, और क्या कहते हैं, ऑयल का पूछ रही ना आप, वो भी बताऊंगी मैं। लेकिन बहुत पतले पतले से हो गए हैं, और ना मतलब डल, मतलब जैसे बेजान मुर्दे नहीं होते उस तरह के। और एक गम बहुत दिल को बहुत शदीद लगा बालों की वजह से। यार, कोरोना की वैक्सीन के बाद सारी जुएं बेचारी कहाँ चली गई? इनके वजन से कम कुछ बाल तो नजर आते थे सर में। मतलब कोरोना की वैक्सीन के बाद हाँ। सारी जुएं कहाँ चली गई जो कुछ बालों को वजन देती थी? अच्छा, मुझे नहीं पता, मुझे पता चलेगा तो मैं शाजिया जी आपको ज़रूर बताऊंगी। खुश रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जब आती है मुस्कुराहटें बिखेरती हैं, और ये जो है ये बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं। आप सबका शुक्रिया देखने के लिए, इज़्ज़त देने के लिए और हमारे साथ रहने के लिए। अच्छा जी, उन्होंने वो पूछा वो कहाँ चली गई हैं सारी लाइफ, और ऐसा कुछ वैक्सीनेशन के बाद ऐसा है। वैसे ये स्कूल गोइंग बच्चों के साथ भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, गर्मी की वजह से भी अक्सर लोगों को इस तरह के प्रॉब्लम बच्चों में हो जाते हैं। क्या करना चाहिए इसके लिए? एक तो एंटीलाइज शैम्पूज यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, प्लस उसका यही मशवरा है कि भाई डेली बेसिस पे कंघी करें, हाइजीन का ख्याल रखें, हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। राइट, उससे ये चीज़ बेहतर होती है। अच्छा, क्योंकि बात हो रही थी कि हर चीज़ बाद में आती है, पहले आती है डेली रूटीन। आप अपनी गाड़ी भी नई भी खरीद लें, अगर आप उसकी डेली सफाई नहीं करेंगे तो वो ऐसा लगेगा कि जैसे कोई चीज़ आपको बाहर से लेके आए हैं। ऐसे ही बालों का भी है। क्या करना चाहिए डेली रूटीन बालों को? डेली रूटीन में तो पहले तो हम वही प्रोडक्ट्स अच्छे लें। दूसरा जो एक घर में आप कर सकते हैं, घर में एक अच्छी चीज़ ये है कि आपके हर घर में मेयोनीज होता है, ठीक है? तो कोई भी कंडीशनर अगर आपके घर पे अवेलेबल है, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर ब्रांड लें, कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजिंग कंडीशनर, उसके साथ आप मायोनीज़ ऐड कर लें और वो बालों में अप्लाई कर लें, हाफ एन आवर तक अप्लाई करके बाल वॉश कर लें। उससे भी जब बालों का पीएच लेवल बैलेंस होता है तो बाल बेहतर हो जाता है। अच्छा, बालों के लिए इस तरह के काम आप डेली नहीं कर पाते, टाइम ही नहीं मिल पा रहा होता। लेकिन अच्छा, मेयोनीज़ को मैंने ये तो सुना है कि लोग सिंपल मेयोनीज़ लगाते हैं, बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है, लेकिन आप कह रही हैं उसमें कंडीशनर ऐड कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो लोग जिनको थोड़े एक की स्मेल से प्रॉब्लम होता है, वो अगर मेयोनीज लगाएंगे तो वो कहेंगे कि ये क्या बता दिया हमें। सो वो क्या करें जिनको, क्योंकि इसमें आती है, आपको एक की स्मेल आती है, थोड़ी आती है। तो अच्छा, एक मैं आपको फिर यहाँ पर एक दूसरा एक मशवरा ये दूंगी। हमारे कुदरत ने ना हमारा बाल एक एसिडिक फॉर्म में दिया होता है, तो आप बालों को एसिड प्रोवाइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो? ये बेसिकली मेरा टोटका है भाई, कोई माइंड कर जाए तो आई एम सॉरी, लेकिन मैंने इसको पर्सनली यूज़ किया है तो वो इजी होता है मेरे लिए। जिसका बाल स्पेशली बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट है, एक ग्लास लेके ना उस पर नींबू निचोड़ लें, ठीक है? उसको अच्छे से मिला के जब आप नहाने जाते हो तो आप वो नींबू वाला पानी अपने बालों में अप्लाई कर दें। वो वाली खवातीन नहीं जिनका रिसेंटली कोई कलर वगैरह हुआ हो, पुराना कोई कलर हो तो कोई इतने प्रॉब्लम की बात आफ्टर शैम्पू करना है? आफ्टर शैम्पू एक आप नींबू वाला पानी अपने बालों में स्पेशली ऐसे एजेस पकड़ के ना यहाँ पर डाल दें। उससे क्या होगा, जब आपका बाल एसिडिक फॉर्म में आएगा तो बाल थोड़ा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, लेकिन क्योंकि लेमन जो है वो कलर को काटता है, इसलिए अगर आपने फ्रेश ट्राई करा है तो मत कीजिएगा, वरना आपने कॉल करके मुझसे झगड़ा करना है कि तुमने ये क्या बता दिया था सना। जिस तरह
बहुत अरसा हो गया बालों में कुछ कराए हुए और अब आपको लगता हो कि चलो कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं, तो आप ये ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ कलर का भी बालों का चेंज आता है। अच्छा, एक और ये प्रॉब्लम अक्सर मैं सुनती हूँ अपने कॉलर्स का, मे बी अभी भी कोई कॉल करने की कोशिश कर रहा हो कि जी हम तो भाई कुछ भी नहीं करते, कोई केमिकल कोई डाई यूज़ नहीं करते, हम तो अपने बालों को रंग करने के लिए मेहंदी लगा लेते हैं। अब वो जो मेहंदी है, कुछ लोगों के मेहंदी लगाने के बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, कुछ लोगों के ओवर ड्राई और मोटा बाल हो जाता है। जिसके बालों को मेहंदी लगी हुई है वो क्या करे अपने बालों को? देखिए बेसिकली जो मेहंदी है ना, पुराने ज़माने में जब लोगों के पास कलर नहीं होते थे तो मेहंदी यूज़ करते थे। मेहंदी खुद बज़ाहिर अपने आप में एक प्रोटीन है, लेकिन अब केमिकल वाली मेहंदी भी तो आ गई है ना, तो उसकी वजह से तो प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन वो जो जैसे हम पुराने वक्तों में मेहंदी घोल के पानी में जो प्रॉपर एक पाउडर होता था वो वाली मेहंदी लगाते हैं तो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप केमिकली ट्रीटेड मेहंदी लगा रहे हैं तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकती कि उसमें हम क्या करें। अच्छा, ऐसे जिनके बाल, जिनको मेहंदी लगी हुए बाल होते हैं, उसको कहते हैं कि कट डाउन भी मुश्किल है, उनको फैशन डाइज होना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा होता है क्योंकि देखें, जब आप कट डाउन करते हैं तो आपके बालों का क्यूटिकल ओपन होता है, तो जब ऑलरेडी उसमें एक मेहंदी जाके लॉक हुई हुई है तो वो कैसे बाल के क्यूटिकल को ओपन करेगा। तो यही होता है कि अक्सर हमारे पास 40% ऐसे लोग आते हैं कि भाई हाँ नहीं, आप हमें इस चीज़ का कोई हल बता दें। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि भाई आप कोई फिलहाल 1 साल तक मेहंदी लगाना छोड़ दें, 1 साल बाद आप मेरे पास आएँ। तो इसका ये हल है। मेहंदी एक स्ट्रॉन्ग प्रोटीन है जो बालों में जाके लॉक हो जाता है। लेकिन जब, क्योंकि हमारे यहाँ हम डेफिनेटली हम चाहते हैं कि भाई जी डेली हम क्योंकि आप ऑफिस जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आपका बाहर का काम है, तो आप कहते हो कि जी अच्छा जी स्टाइलिंग हो, बाल हो सिंपल से हो, लेकिन बाल थोड़े से आपके लाइवली लग रहे हों, और डेली वॉश करने से भी मना किया जाता है। तो व्हाट आई सजेस्ट, क्योंकि मेरी भी एक प्रैक्टिस रही है इस चीज़ की कि अब मैं कंडीशनर यूज़ नहीं करती, मैं शैम्पू के साथ हेयर मास्क यूज़ करती हूँ, क्योंकि हमारे बाल इतने ट्रीटेड हो चुके हैं कि अब इनको थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। तो मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि जो जिनके ज़्यादा ट्रीटेड हैं वो कंडीशनर की जगह मास्क पे स्किप कर जाएं। लेकिन कौन से वाले मास्क की एक्सपर्ट आपको बताएंगे। कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी मैम, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे इतनी खुशी हो रही है आपसे बात करें, और मैं आपको फेस टू फेस बाइक बैठ के देखती हूँ। हाँ नाइस, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? हाँ जी, हानी भी ठीक है। अच्छा, आप मैडम किसको? आप, मेरा नाम सना है, आप मुझे सना कहिए। देखें, आपके मैडम कहने से मेरे इयरिंग भी गलना शुरू हो गए। अच्छा, ये बताइए कि सब ठीक है लाहौर में? जी हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। महंगाई ज़्यादा हो गई है, ठीक है। ये अब क्या करें? मैंने इनसे पूछना था कि मेरी बेटी है 14 साल की। ओके। तो उसके ना दरमियान में ना बाल सफेद आना शुरू हो गए हैं, और बहुत रफ भी हो गए हैं। हालांकि मैं ना उसको कलर वगैरह कोई नहीं यूज करने देती। सही। तो एलोवेरा मैंने वो बताया था एक कोट का, तो वो मैंने करके देखा है, तो लेकिन वो कहती कि इसमें स्मेल बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं लगाऊंगी। अच्छा, ओके। तो प्लीज मुझे ये, और मेरे अपने बाल जो है ना बहुत ज्यादा गिरना शुरू हो गए हैं। गिरना शुरू हो गए हैं बाल आपके भी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और कॉल करते रहिएगा। ये प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा कॉमन है कि जी बहुत ही कम उम्र में बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। अब वो माँ कह रही है मैंने अपनी बेटी को कुछ नहीं करने देना, और सैलून ले जाके ट्रीटमेंट कराना, ये तो एक बहुत ही बड़ा झगड़ा है। क्योंकि इस पे भी एक बड़ी डिबेट है। अगर उसकी एज छोटी है तो मे बी के इनहेरिटरी उसको ये ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कि उसके बालों के अंदर से ना पिगमेंट बनने शुरू, जब हमारे स्कैल्प के अंदर से पिगमेंट बनने ख़त्म हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं मेलानिन, जब आपका मेलानिन बनना बंद हो जाता है तो फिर कोई कलर नहीं होता, वाइट बाल निकलते। तो उसका अभी तक हमें भी कोई इलाज नहीं मिला है। राइट लेकिन अक्सर बॉडी में डेफिशिएंसीज होती हैं, और इस उम्र के बच्चों में तो बहुत सारी मतलब न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, और अभी उसकी एज भी ऐसी है जहाँ पर उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा केमिकल चेंजेस आएंगे। तो आई सजेस्ट यू कि आप उसको बहुत अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाएं, और फिर वो उसको सजेस्ट करेंगे कि आया इसको खुराक में क्या चीज़ करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें खुराक से मिल रही होती हैं। अक्सर फ़िश ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाता है, दूध नहीं पीते हमारे बच्चे, तो खाना पीना भी ज़रूरी है, तभी स्किन और बाल आपके जो हैं वो थोड़ा हेल्दी भी होना शुरू हो जाते हैं।
क्योंकि हम जब अभी बात कर रहे थे प्रोटीन्स की या मास्क की बात कर रहे थे, तो उमें ये बता दीजिए कि आप सजेस्ट कीजिए कि मास्क किस तरह के इस्तेमाल करने चाहिए थोड़े बालों को हेल्दी रखने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो ये फ़र्क समझना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंडीशनर एंड मास्क। कंडीशनर किन लोगों को यूज़ करना चाहिए, मास्क किन लोगों जल्दी को बता दीजिए, वाइंड अप करना। क्योंकि मास्क क्या आपने दोबारा सवाल क्या किया कि मास्क किसको यूज़ करना है और कंडीशनर किसको यूज़ करना है? कंडीशनर जिनके बाल केमिकली ट्रीटेड नहीं है लेकिन वो आयरनिंग भी कर रही है लड़की और सब कुछ कर रही है, तो कंडीशनर उनके लिए होता है। लेकिन जिनके बाल ऑलरेडी अब केमिकल ट्रीटेड है तो उनके लिए हम मास्क उनको, क्योंकि वो फिर आयरन ब्लो ड्राइज कर रहे होते हैं, तो उनके लिए बेहतर है कि वो अपनी रूटीन में शैम्पू के बाद मास्क का इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच उम्मे हानी, अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आप सब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका दिन अच्छा गुजरे। मैं मिलूंगी आपसे कल इंशाल्लाह। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।